हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा जैसे कि क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? तो देखिए, तेल की उपस्थिति सबसे ज़्यादा जहाँ संभावित है वह रावा अपतट है। और वह कहाँ स्थित है? तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है रावा अपतट, जहाँ पर तेल उपस्थित होने की सर्वाधिक संभावना जो है पाई जाती है। तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी पर जो है स्थित है तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त ये जो क्षेत्र है रावा अपतट। कहाँ स्थित है दोस्तों? कृष्णा गोदावरी द्रोणी में, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य के निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात की जाए तो बुध है, जिसे मरकरी नाम से जाना जाता है, तथा उससे दूसरा जो ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से तो शुक्र ग्रह है। तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह बुध है और उससे दूसरे क्रम पर जो ग्रह है सूर्य से दूरी पर वह शुक्र ग्रह है। तो बुध और शुक्र दूरी के हिसाब से पहले और दूसरे ग्रह हैं सूर्य से। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो देखिए, नदियों के प्रदूषण की जांच जो है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। जिस नदी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा कम होती है वह नदी उतनी ही ज़्यादा प्रदूषित होती है। एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति नदी में होना आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति उससे कम पाई जाती है तो इसका मतलब है कि नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो नदियों की जो है प्रदूषण की जांच की माप जो है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के आधार पर की जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। मर्क्यूरस बना है, तो देखिए मर्क्यूरस बना है लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से। तो देखिए, मर्क्यूरस जो है किन्हें कहते हैं? लैटिन अमेरिका देशों के समूह को जो है मर्क्यूरस कहते हैं, एक संगठन है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए अगला वीडियो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए, मंगल और बृहस्पति इन दो ग्रहों के मध्य जो है, या इन दोनों ग्रहों की कक्षाओं के मध्य जो है सेल के टुकड़े जो है, पत्थर के टुकड़े चक्कर लगा रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उसको एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रहों का यह बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट, अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य। तो देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो है जो सेल के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े जो है चक्कर लगा रहे हैं, उसी भांति जिस प्रकार वे दोनों ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसे टुकड़े के समूहों को, सेलों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अगला सवाल आ जाते हैं। कभी कभी सवाल बनता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है किन दो ग्रहों के मध्य है? तो आप लोग मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य लगा दीजिएगा, उत्तर में सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो देखिए, बेल्जियम देश का जो एंटवर्प शहर है, एंटवर्प शहर जो है हीरे के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो हीरे के व्यापार के लिए बेल्जियम नामक देश का एंटवर्प शहर जो है प्रसिद्ध है। तो हीरे के व्यापार के लिए एंटवर्प शहर प्रसिद्ध है विश्व भर में। अगला सवाल देख लेते हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की और अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो देखिए, अपनी धुरी से जो है सबसे अधिक सूर्य की तरफ झुकाव प्रदर्शित करता है यह ग्रह, और यह सूर्य की तरफ जो है अधिक झुकाव प्रदर्शित करता है, तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण, या इंग्लिश में कहे यूरेनस या अरुण ग्रह को ही जो है सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी
थोड़ी सी झुकी हुई है, आप लोगों को पता होगा 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी भी झुकी हुई है, तो याद रखिएगा। लेकिन सर्वाधिक झुकाव के कारण सूर्य की तरफ एक ही ग्रह है जिसे लेटा ग्रह कहते हैं, यूरेनस नाम है उसका, या अरुण ग्रह कह सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम। तो देखिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो ग्रहों के क्रम हैं, तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए प्लूटो पहले ग्रह था, अब ग्रह नहीं है, तो इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो ये हटा सकते हैं, इसको यम कहा जाता था। तो अब ग्रह केवल 8 ही बचे हैं, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, जिनको यूरेनस तथा नेपच्यून कहा जाता है इंग्लिश में। यही सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, सम्मिलित रूप से नॉर्डन के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं। तो देखिए सम्मिलित रूप से इन 4-5 देशों का समूह है जिसे नॉर्डन देश या नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। तो नॉर्डन देश या नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आने वाले देशों को देख लेते हैं। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड, ये 4 ऐसे देश हैं जो यूरोपीय देश हैं, और इन्हीं देशों को सामूहिक रूप से नॉर्डर्न कंट्री या नॉर्डिक कंट्री भी कहा जाता है। तो नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत, नॉर्डर्न देशों के अंतर्गत आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। देखिए 5 देश हैं दोस्तों, मैंने गलती से 4 देश बोल दिया था, तो याद रखिएगा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन देशों के समूह को नॉर्डर्न कंट्रीज कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो देखिए प्रकाशीय यंत्र है नेफोमीटर, इसके द्वारा जो है मेघों की दिशा और गति का मापन किया जाता है। तो नेफोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो मेघों की दिशा तथा गति का मापन या पता लगाया जाता है मेघों की दिशा और गति का नेफोमीटर के द्वारा। तो प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर मेघों की दिशा और गति का पता लगाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, गोल्डन ग्रेट बिट संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है। तो देखिए गोल्डन गेट ब्रिट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा गोल्डन गेट ब्रिट यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं। तो देखिए यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जो भी जलयान जाते हैं तो पछुआ हवाओं के अनुकूलन को प्राप्त करने के लिए जो है केप ऑफ गुड होप के मार्ग से गुजरते हैं और सुएज नहर जल मार्ग से। तो देखिए केप ऑफ गुड होप से होते हुए सुएज नहर के जल मार्ग से होकर गुजर जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है। तो देखिए कोंकण रेलवे परियोजना यह 760 किलोमीटर याद रखिएगा 760 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई परियोजना है कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे जो है मुख्यतः महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक राज्यों से गुजरती है। या कोंकण रेलवे गोवा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की संयुक्त रेलवे परियोजना है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, पीर पंजाल, बुंदेलपीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के दर्रे हैं। तो देखिए पीर पंजाल, बुंदेलपीर तथा बनिहाल, पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में स्थित श्रेणी है उसके प्रमुख दर्रे हैं। तो पीर पंजाल, बुंदेलपीर, बनिहाल ये 3 प्रमुख दर्रे पीर पंजाल श्रेणी के दर्रे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है। तो देखिए राजस्थान में जो मरुस्थल स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है जो कि पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। तो मेनली बात की जाए तो भारत के राजस्थान जो राज्य है सबसे बड़ा राज्य है उसी में फैला हुआ है मरुस्थल, इसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है। तो देखिए भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत स्थित है अक्षांश की दृष्टि से, तथा
देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इस प्रकार गोलार्ध में बात की जाए तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। अक्षांशों की दृष्टि से भारत उत्तर में है और देशांतरों की दृष्टि से भारत पूर्व दिशा में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत का विस्तार है। और भारत का जो आकार है वह चतुर्भुजाकार है, 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। समलंब के आकार का है, सॉरी दोस्तों समलंब का नहीं कह सकते हैं, यह एक प्रकार का रोम्बस के आकार का है जो हमारा देश है। तो 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन की पर्वत श्रृंखला की चोटी है। तो देखिए K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं इसे, और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो काराकोरम जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अगला सवाल देख लेते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है। तो देखिए सॉरी दोस्तों, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित दर्रा है जो कि केरल तथा तमिलनाडु 2 राज्यों को मिलाता है। उस दर्रे का क्या नाम है? तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी तथा अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित दर्रा है जो कि केरल तथा तमिलनाडु राज्य को आपस में मिलाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वरम भारत के दक्षिणतम छोर में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में आता है। अगला सवाल देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का संगम है। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का संगम है। अगला सवाल देख लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पे बनाई गई है और भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी डैम जो परियोजना है उसके अंतर्गत जो जलाशय बनाया गया है उसको स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। तो स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय को जाना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो देखिए एनीमोमीटर एक यंत्र होता है जिससे हवा की गति मापते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने नेपोस्कोप को पढ़ा था, नेपोमीटर को पढ़ा था, उससे जो है बादलों की दिशा और गति को मापते थे। और एनीमोमीटर की बात की जाए तो इससे वायु की जो है गति को मापा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए विश्व का सबसे गहरा बिंदु जो है फिलीपींस द्वीप के पास स्थित है जिसे मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है और यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। तो पैसिफिक ओशियन में स्थित है मेरियाना ट्रेंच जो कि विश्व का सबसे गहरा बिंदु है और यह फिलीपींस द्वीप के पास स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं। लगभग इसकी गहराई अगर देखी जाए तो 1133 मीटर है। तो याद रखिएगा 1133 मीटर गहरा यह खड्डा है और मेरियाना ट्रेंच नाम से इसे जाना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का घोतक है? तो देखिए नदी के मार्ग में जो है जलप्रपात जो मिलते हैं और नदी के मार्ग में जो जलप्रपात मिलते हैं उनका मिलना जो है नदी अपरदन चक्र के किस अवस्था का घोतक है? तो देखिए नदी युवावस्था में है। तो जहाँ नदी के मार्ग में जलप्रपात मिल जाते हैं तो यह घोतक है कि नदी जो है युवावस्था में है। तो याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अपने सवालों को। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हों तो जीएस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनमें जो है इतिहास के सवाल भी हो सकते हैं, भूगोल के भी हो सकते हैं, राजनीति शास्त्र के भी हो सकते हैं। तो ये सभी जो है वीडियो हम धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई है तो आप लोग चैनल से देख सकते हैं। जो भी वीडियो जीके जीएस में आते हैं वो सब हमने जो है डिस्कस किए हुए हैं और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे।
आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।